चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और मेरी आवाज़ अगर जा रही होगी तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करेंगे। अभी हम आपके सामने लाइव आए हैं और 143 नंबर सेट का डिसीजन आपका नहीं हुआ था। उसी का डिसीजन हम आज कर देते हैं आपका। फिर मंडे से जो है आपका 145 नंबर सेट से आगे कंटिन्यू रहेगा। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस को, देखते हैं। आज हम लोग 143 नंबर सेट का डिसीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 143 सेट आपका होगा और इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है और उसमें कथन और कारण दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कथन दे रखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम याद होगा आपको। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको याद होगा। अगर हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम की अगर बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। कितने नियम होंगे? तो इसके दो नियम होते हैं। और यही दोनों नियम के अनुसार हम लोग ये कह पाते हैं कि अगर सघन से विरल में अगर जाती है प्रकाश, अगर प्रकाश सघन से किधर जाती है, विरल में जाती है, तो अविलंब से दूर भागती है। अगर सघन से विरल की ओर जाएगी तो अविलंब से किधर भागती है? तो कहेंगे दूर भागती है। इस बात को ध्यान रखना। यहां अविलंब से दूर भागती है, इस बात को ध्यान रखना। यही चीज अगर आपका उल्टा हो जाता है, दूसरा कहता है कि नहीं, प्रकाश अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दो बात यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला करें, प्रकाश सघन से किधर जा रहा है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। पहला कंडीशन अविलंब से दूर भागेगा। तो ये कह भी रहा है कि अविलंब से दूर जाती हुई नजर आती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला देखते हैं रीजन क्या कहता है। कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। तो मेरे भाई ये रीजन इसका है, इसीलिए तो विरल माध्यम में अविलंब से दूर भागता है, क्योंकि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए वो क्या होता है, अविलंब से थोड़ा दूर भागती इस तरीके से। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। और हम कहेंगे कथन और कारण दोनों सही है। और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। और स्पष्टीकरण ये दे रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सघन माध्यम की तुलना में काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो अविलंब से दूर भागती है, ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है और ये आपको फोर्स के बारे में पूछा गया। कई बार एग्जाम में देखिएगा, आप बीपीएससी के एग्जाम में देखिएगा, फोर्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संतुलित बल, असंतुलित बल, बल के बारे में कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का डेफिनेशन ही क्या होता है, और उसी डेफिनेशन के आधार पर ये क्वेश्चन आपका है। तो जो फोर्स हमारा होता है, जो बल हमारा होता है, यह वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर अगर ये लग जाता है। एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल की नहीं बात कर रहे हैं, बाह्य बल की बात कर रहे हैं। ये वो बल है अगर किसी वस्तु पर लग जाती है तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देती है या करने की चेष्टा करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या कहते हैं कि ये हमारा बल होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक एक्स्ट्रा फोर्स उस पर लगा दिया जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, ये तो सही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर फोर्स लगा करके किसी के आकार को आप बदल सकते हैं, जैसे मान लेते बलून है, बलून में गैस भरा हुआ है, आप दोनों तरफ से ऐसे करके दबा दीजिए, देखिए उसका आकार बदल जाएगा। तो तीसरा बात कहता है कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन होगा। ये तीनों के तीनों बात हमारे क्या है, तो सही है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहां जाएंगे, तो एक से अधिक राइट आंसर करेंगे, डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो फोर्स हम यहां पर बात कर रहे हैं वो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। और एक्सटर्नल फोर्स को हिंदी में क्या कहते थे, इसको हम लोग बाह्य बल कहते हैं। हमारे और आपके द्वारा जो भी बल लगाया जाता है वो सब एक्सटर्नल फोर्स होता है। किसी वस्तु के अंदर ही अंदर लगता अगर कोई बल लगता है तो उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। लेकिन हमारे और आपके द्वारा कोई भी आरोपित बल हमेशा याद रखिएगा बाह्य बल ही होता है।
तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, आरोपित बल कैसा बल होता है, तो बाह्य बल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाह्य बल किसको कहेंगे, तो आरोपित बल को कहते हैं। बाह्य बल किसको कहेंगे, तो आरोपित बल को कहते हैं बाह्य बल, ये बात आपको ध्यान, जो आरोपित बल होता है उसको हम लोग बाह्य बल कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से। अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा क्या, तो आरोपित बल है, और वह एक्सटर्नल फोर्स है, वो हमारा कैसा, तो कहेंगे बाह्य बल होगा। और हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई फोर्स है तो ये सदिश राशि हमारा होता है, चाहे दुनिया में कोई भी फोर्स काहे नहीं हो, वो सदिश राशि होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये हमारा वेक्टर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखना मेरे भाई, इसके एसआई यूनिट पर अगर हम लोग चलते हैं तो इसका एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है, और यही न्यूटन हमारा कितने के बराबर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछता है कि बताइए इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग डाइन कहते हैं। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। और एक रिलेशन तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन जो हमारा एसआई मात्रक में होता है, वो 10 के पावर 5 डाइन में हमारा होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। एक रिलेशन और याद रखना मेरे भाई कि 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होगा, तो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अभी तक बीपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये वाला लाइन जिसको हम ब्लैक कलर से घेर रहे हैं, मे बी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। डायरेक्ट पूछ लेता है 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और सब जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से बता दिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन एक तरंग की विशेषता को बताता है। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी तरंग की हम बात करते हैं तो तरंग हमारा कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी वेव की बात करते हैं, किसी तरंग की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वेवलेंथ होगा, तो इसकी आवृत्ति भी होती है। तो मेरे पास जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि वो एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग को हम ले लेते हैं। आप किसी भी तरंग को देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम अनुप्रस्थ तरंग को लेते हैं ताकि इजीली आपको ये बात समझ में आ जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंग में आप देखते हैं कि इस तरीके से हमारा ये तरंग चलता है, और आपको पता होगा मेरे भाई कि कण का कंपन ऊपर नीचे होता है और तरंग की गति की दिशा आगे की ओर होती है। तो आपको एक बात पता होगा कि जब अनुप्रस्थ तरंग की हम बात करते हैं तो यहां से चल करके जब यहां पहुंचता है तो पता चलता है कि आधा साइकिल ऊपर से, तो आधा साइकिल किधर से, तो आधा साइकिल हमारा नीचे से, आधा साइकिल हमारा नीचे से, तो एक साइकिल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब आवृत्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवृत्ति की बात करते हैं, इसको न्यूज दिखाते हैं, ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है। ये हमारा क्या होगा, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा, क्योंकि पर सेकंड की हम बात करेंगे, ये होता है। इसका मतलब है कि यहां से चल करके अगर यहां तक पहुंचा है तो उसको 1 सेकंड का समय लगा, और ये 1 साइकिल अगर होता है तो उसकी आवृत्ति 1 हर्ज हो जाती है। और याद रखना मेरे भाई, आवृत्ति का जो यूनिट होता है हमारा हर्ज में होता है, बात को हम सभी लोग जानते हैं, आवृत्ति का यूनिट हर्ज में होता है। और याद रखना 1 हर्ज का मतलब कितना होता है, 1 हर्ज का मतलब 1 सेकंड इनवर्स भी होता है, ये रिलेशन याद रखना। तो यहां पर आवृत्ति हमारा इसमें जरूर होगा, चूंकि तरंग अगर बन रहा है तो इसमें आवृत्ति डिफाइंड हो जाता है, वेवलेंथ डिफाइंड हो जाता है। वेवलेंथ किसको कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आपका तरंग दैर्घ्य भी डिफाइंड है, आवृत्ति भी डिफाइंड है, आवर्तकाल भी डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब हमारा डिफाइंड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे पे पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि तरंग दैर्घ्य एक पूर्ण दोलन में तरंग एक पूर्ण दोलन की बात कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है। कंप्लीट साइकिल का मतलब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। कंप्लीट साइकिल जैसे मान लेते हैं कि इसको समझना गौर से, कि मान लेते हैं कि कोई तरंग हमारा आगे की ओर चल रही है, कोई तरंग हमारा आगे की तरफ चल रही है, मान लेते कि ऐसे चलना, ऐसे करके चलना शुरू कर दिया, ऐसे करके चलना हमारा शुरू कर दिया। हमको ये पता करना है कि हमारा वेवलेंथ क्या होगा। तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ कहते हैं, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो मेरे भाई अगर आप इसको देखिएगा गौर से तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सर ये हमारा कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां, ये तो आधा साइकिल नीचे वाला है ही हमारा, समझना गौर से जो मैं कहना चाह रहा हूं, नीचे वाला तो हाफ साइकिल हमारा है ही, और ये वाला देखिए आप गौर से, और ये वाला देखिए, ये दोनों मिला करके, ये वाला और ये वाला मिला करके हाफ साइकिल होगा। तो आप मेरे भाई ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलाकर के हमारा यहां पर हम कहेंगे हाफ साइकिल, और नीचे में हाफ साइकिल हमारा है, तो 1 साइकिल तो हो ही जाएगा। तो 1 साइकिल एक पूर्ण दोलन में तरंग के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये सही है।
हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर आप यहां से चल करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरे भाई दो गर्त के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर यहां से यहां ये हो सकता है तो हम कहेंगे यहां से चल करके यहां भी वही चीज हमारा होगा, नहीं हो जाएगा। यही सेम चीज हमारा यहां से, अगर मान लेते हैं कि जितना हम आगे की ओर बढ़ेंगे उतना ये भी तो पीछे आएगा, तो ये अगर यहां आएगा तो ये वाला यहां आ जाएगा, जिसका मतलब ये वाला होगा। तो आधा साइकिल ऊपर से आधा साइकिल नीचे से, तो एक साइकिल हुआ कि नहीं हुआ। और एक साइकिल में तय की गई जो दूरी होती है उसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला कहता है मेरे भाई वेग आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के बीच में संबंध हमारा कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं आवृत्ति इक्वल टू होता है c अपॉन में लैम्डा। ये हमारा वेग है, इसको हम लोग वेग कहते हैं, इसको हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर लैम्डा जो लिखा है ये तरंगदैर्घ्य हमारा होगा, और यहाँ पर न्यू जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं, इसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो यहीं से ये रिलेशन हमारा निकला हुआ है यहाँ पर कि c बराबर क्या होगा, तो कहेंगे c बराबर न्यू इंटू लैम्डा होगा, और उसी के सेंस में ये हमारा c गति है और ये आवृत्ति है और ये वेवलेंथ है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो उपयुक्त में से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि जंग लगना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि तुम सोच भी नहीं सकता है। अगर एग्जाम में दे देगा ना, बहुत लोग इसमें गलती कर जाते। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जंग लगने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहां पर जंग लगने की बात कर रहा है। और आप लोग बताइए इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे मेरे भाई। जब जंग लगने की बात होती है, जब जंग लगने की बात होती है तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि ये आयरन है, और आयरन किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। और किसके प्रेजेंस में प्रतिक्रिया करेगा, तो कहीं हमारे वायुमंडल में जलवाष्प है उसके प्रेजेंस में प्रतिक्रिया करेगा। और जब इसके साथ रिएक्शन करता है, हम जानते हैं मेरे भाई अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, तो हम कहेंगे आराम से कह सकते हैं यहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ वो आयरन का हुआ, और ये Fe2O3 बन जाता है। और अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 आयरन 4 आयरन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, 4 आयरन और हमारा 6 ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो मेरे भाई आप यहां पर देख रहे हैं कि पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अगर प्रतिक्रिया करता आयरन तो हमारा ये बना रहा है। हम लोग इसमें से क्या देखते हैं, आयरन का तो ऑक्सीकरण हो गया। आयरन का क्या हुआ, तो कहेंगे सर आयरन का तो ऑक्सीकरण हो गया। ये जो आयरन है, चूंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया है तो आयरन का तो ऑक्सीकरण हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज कर गया, यानी कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो हम लोग सीधा कहेंगे सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। और आपको पता होना चाहिए अगर लोहा में जंग लगता है तो याद रखना कि लोहा में अगर जंग लगता है तो वह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जंग लगता है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण से जंग लगा है तो जंग लगने को हटाना होगा तो रिडक्शन प्रोसेस से यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे एक बार तो ऑक्सीडेशन हमारा हो ही गया है, और दूसरे बार आप देखेंगे तो यहां पर जो ऑक्सीजन हमारा है, 2 ऑक्सीजन था, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए आप जो गुना में है। यहां 2 ऑक्सीजन था और यहां पर आपका कितना ऑक्सीजन हमारा है, एक काम करते हैं यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो Fe2O3 का निर्माण होगा, Fe2O3 हमारा बनेगा। एक बार तो ऑक्सीडेशन हमारा हो गया, और दूसरी बार हमारा क्या होगा कि हमारा यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे कि अगर यहां पर ऐसे समझिए, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का हमारा क्या होगा, तो कहेंगे रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन का यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे इसका ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अवकरण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपचयन के नाम से भी जानते हैं, इसी को अपचयन भी कहते हैं। जिस तरह से ऑक्सीकरण की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर इसको ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में, तो दूसरा बात इसको याद रखना मेरे भाई, इसको उपचयन भी हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग उपचयन भी कहते हैं। अगर मेरे भाई ये क्लियरिटी आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सबसे पहले तो आप आयरन का यहाँ पर 0 देख रहे हैं, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो 0 है। यहाँ निकालना पड़ेगा तो आप कहेंगे सर 2x, तो हमारा आयरन के लिए x हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्योंकि आयरन 2 है तो 2x हो गया।
और प्लस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो कहेंगे -2 होता है, तो -2 × 3 करेंगे और बराबर में करेंगे 0। यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और x बराबर हमारा कितना होगा, तो कहेंगे +3 आएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सर यहां पर हमारा प्लस हो रहा है, और अगर इस आयरन का यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस पर 0 है और यहां पर कितने आयंस हैं, तो +3 आयंस है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको लियो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कहने का मतलब लियो का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यहां से अगर आप यहां जाते हुए अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस पर +3 आवेश आता है। अब मान लेते थोड़ा देर के लिए, चलो ये तो क्लियर हो गया कि सर ऐसा हुआ तो हम कह दिए, लेकिन इसको प्रूव्ड करके दिखाइए। आप इसको भी कर सकते हैं, क्या जाता है। अब आप ऑक्सीजन का निकालिए, तो ऑक्सीजन का तो यहां पर 0 हमारा है, और यहां ऑक्सीजन का निकालने के लिए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, सर ऑक्सीजन के लिए तो 3x लिख देंगे, और प्लस में कितने यहां पर आयरन है, तो आयरन हमारा +2, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, तो +3 है, तो हम लोग यहां पर +3 रखेंगे। और कितने हैं, तो कहेंगे यहां पर 2 है, कुछ नहीं है पावर में, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा -6 होगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे x बराबर हमारा -2 हो जाएगा। अब यहां पर x बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे x बराबर यहां पर -2 आ गया। मेरे भाई आप देख लीजिए कि यहां 0 था, यहां पर माइनस आयन आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में अगर आप देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। हम डायरेक्ट लिख दिए थे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जब हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके बता चुके हैं आपको, तब आपको समझ में आ गया होगा सर यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, चूंकि माइनस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहां पर हमारा प्लस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। तो मेरे भाई इस प्रक्रिया को अगर हम लोग देखते हैं, इस प्रोसेस इस रिएक्शन को अगर देखते हैं तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जंग लगता है ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाद में केमिकली जब रिडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, जंग को हटाते हैं। तो मेरे भाई ये बात क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग यहां पर चलते हैं और कहते हैं कि जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो मेरे भाई आप पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाइए और आप कहिए कि बिल्कुल वह एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। देखिए जंग लगेगा तो आयरन का ऑक्साइड बनता है और उसको Fe2O3 कहते हैं, यही जंग लगा हुआ हमारा आयरन हो जाता है। दूसरी बात अगर देखते हैं, इसका कारण दे रखा है कि इस प्रक्रिया में लोहे का तो ऑक्सीकरण हो गया। आप देखिए लोहा का क्या हुआ, ये आयरन है, आयरन का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का इधर से देखिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो मेरे भाई लोहे का तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो अवकरण हुआ, और ऑक्सीजन का अवकरण मतलब अपचयन होगा। इसका मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का तो अपचयन होगा, लोहे का ऑक्सीकरण होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी लोहा में जंग लगता है तो लोहा का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीजन का क्या होगा, तो उसका अवकरण हो जाता है। एक का उपचयन होगा तो एक का अपचयन हो जाता है, तो जंग लगता है। और जंग लगने से बचाने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, पेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग वगैरह कर देते हैं। अब देखो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से ऐसा हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आप यहां पर देख रहे हैं। यहां तो आप लोहे का ऑक्सीकरण भी आप देख लिए, किसका ऑक्सीजन का क्या देखे, तो ऑक्सीजन का यहां पर अपचयन देख लिए, यानी कि उसका रिडक्शन आप देख लिए, और इसी की वजह से ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो गया। तो मेरे भाई एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यानी इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्रोमेटोग्राफी की हम बात करते हैं। मेरे भाई आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने आपको कितनी बार बोला है, ये जो हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है, या फिर हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहिए, या फिर क्रोमेटोग्राफी आप ऐसे कह सकते हैं, ये तकनीक जो हमारा होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला चीज है मेरे भाई कि जो कलर कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट करने के लिए, कलर कंपोनेंट को क्या करता है, तो यहां पर सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अब कैसे करते हैं अभी हम चर्चा करते हैं। कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेस्ट के नाम से जानते हैं। मेरे भाई एक तकनीक है, ये टेस्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। इससे हम लोग क्या करते हैं, कलर कंपोनेंट को अलग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके पास क्या है, मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर एक फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमारा क्या, समझना गौर से जो कह रहे हैं, इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या है, तो आप ऐसा स्याही लीजिए जिसमें ब्लू कलर भी है,
और ऐसा स्याही लीजिए जिसमें लाल कलर भी मिक्स है, तो ये तो मिश्रण है इसका कि ब्लू भी है लाल भी है, और हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन कौन से कलर है, लेकिन ये पता है कि अंदर ब्लू है और लाल है। अब इसको क्या करना है, तो एक ऐसे सॉल्यूशन में डालना है। अब फाइनली इसको क्या करना है, तो एक ऐसे सॉल्यूशन में डालना है, एक ऐसे सॉल्यूशन में डालना है। यहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन हम ले लेंगे जिसमें मेरे भाई इसका ऊपरी भाग जो होता है, ये जो फिल्टर पेपर होगा उसकी ऊपरी भाग जो होगा इस सॉल्यूशन में वो टच करे। तो ये एक सॉल्यूशन हमने लिया। सॉल्यूशन को आप क्या कहते थे, एक विलियन कहते हैं। सॉल्यूशन को आप क्या कहते थे, इसको आप विलियन कहते हैं। तो जैसे इसे कांटेक्ट में आएगा तो मेरे भाई ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये द्रव ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो यहां पर मेरे भाई द्रव किधर चढ़ेगा, या फिर हम ये कहते हैं सॉल्यूशन किधर चढ़ेगा। तो आप सीधा कहोगे सर सॉल्यूशन का ऊपर चढ़ना या विलियन का ऊपर चढ़ना, विलियन का ऊपर चढ़ना, विलियन का ऊपर चढ़ना, ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो विलियन का ऊपर चढ़ना, इसको हम लोग कहते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, इसको हम लोग कैपिलरी एक्शन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कैपिलरी एक्शन कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर हमारा द्रव ऊपर चढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिलरी एक्शन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे विलियन का। अब जैसे ही हमारा ऊपर की ओर चढ़ेगा तो पता चलेगा कि मेरे भाई कि लाल हमारा ऊपर चला गया, लाल हमारा ऊपर चला गया, और मेरे भाई इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे से मान लेते कि ऊपर जाएगा ये चढ़ेगा और इससे भीगते हुए ऊपर की ओर जाएगा, तो पता चलेगा लाल यहां रह गया और जो ब्लू है वो हमारा यहां रह गया। तो लाल और ब्लू दोनों सेपरेट हो गया, जबकि नीचे वाले में लाल भी था ब्लू भी था, लेकिन यही दोनों हमारा सेपरेट हो गया। तो मेरे भाई कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेस्ट यूज करते हैं, और इस टेस्ट में हम लोग एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने क्या लिया था, तो यहां पर एक फिल्टर पेपर लिया था मेरे भाई। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर इसको हम लोग फिल्टर पेपर के नाम से जानते हैं। यहां पर फिल्टर पेपर को किसी सॉल्यूशन में जब हम लोग डुबोया तो देखा कि मेरे भाई इस पर अगर कोई स्याही को डाल दी जिसमें कलर था लाल और ब्लू, तो दोनों जैसे ही हम इसको सटाए तो पता चला कि जैसे ही ये सॉल्यूशन ऊपर की ओर चढ़ा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, पता चला लाल ऊपर चला गया और हमारा ब्लू नीचे रह गया, और दोनों कलर सेपरेट हो गए। तो मेरे भाई ये ऐसा तकनीक होता है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा तकनीक होता है जिससे हम कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। ये बात तो क्लियर चल गया। तो मेरे भाई इसका उपयोग उन विलयों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं, एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं। विलायक में जो विलय मिला हुआ था उसको आप सेपरेट कर दिए, दो अलग अलग कलर को आप सेपरेट कर दिए, ये पृथककरण की विधि होती है, ये सही है। दूसरा मेरे भाई ये कहता है कि यह सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों के का जो एडजॉर्प्शन हमारा क्षमता होता है अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अलग अलग कलर को अवशोषण करने की क्षमता अलग अलग होगी फिल्टर पेपर में, इसलिए वो कलर अलग अलग हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल है, अधिशोषण का प्रिंसिपल है, क्योंकि ये एडजॉर्प्शन हमारा अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। दूसरी बात मेरे भाई, इसका एक अनुप्रयोग ये भी है कि जो डाई से आप क्या करते हैं, तो डाई से रंग को पृथक करते हैं, क्योंकि डाई में तो बहुत सारे कलर होते हैं, और उस डाई जो आप डाई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो डाई में बहुत सारे कलर होते हैं, उससे अगर रंग को अलग करना होगा तो यहां भी क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। तो आप इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से इतना बात तो कम से कम आपको कैपिलरी से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये हमारा क्या एक फिजिकल मेथड है, ये कोई केमिकल मेथड नहीं है, ये हमारा एक फिजिकल मेथड है। क्रोमेटोग्राफी मेरे भाई जो टेक्निक होता है ये हमारा एक फिजिकल मेथड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा कहेंगे, ये हमारा एक फिजिकल मेथड होता है, इस बात को ध्यान रखना। कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक फिजिकल मेथड होता है, ये कोई केमिकल मेथड नहीं है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगला कह रहा है मेरे भाई आपको यह बताना है कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में सही अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया, सही अंतर पूछा गया है। तो एक बात आप समझिए जो हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा धातु का, आपने नाम सुना होगा अधातु का, लेकिन जनरली हम आपको जो कहना चाह रहे हैं उसको आप समझिए कि बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। चाहे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात आती है मेरे भाई क्या, संयोजकता क्या होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम संयोजकता की अगर हम बात करते हैं तो संयोजकता
कि अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो संयोजकता के लिए अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 2 है, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 3 है, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, संयोजकता की अगर हम बात करते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है या तो आपको कितना मिलेगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी वैलेंसी या उसका संयोजकता हमारा उतना ही रह जाएगा। अगर 1 है तो 1 रह जाएगा, 2 है तो 2 रह जाएगा, 3 होगा तो 3 रह जाएगा, 4 होगा तो 4 रह जाएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, ये क्लियरली हमारा ये समझ में आ रहा है कम से कम, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहेंगे, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वही उसका संयोजकता होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला कहां फंसता है, तो मामला फंसता है नीचे मेरे भाई। हम लोग मामला यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं सर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी संयोजकता अगर निकालेंगे, मान लेते हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो कितने हैं, तो 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, तब क्या होगा, तो अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही रह जाएगा। वैसे मैंने बोला कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन इसकी संयोजकता निकालने के लिए, इसकी संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला काम करता है, 8 में से आप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा के निकालते हैं। 8 में से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो आप इसमें से घटा देते हैं। अब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ 8 में से इसको घटा के तब निकालेंगे। तो मेरे भाई ये तरीका होता है। तो अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, तो आप कहेंगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में वही होना है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, संयोजकता भी वही होगा। लेकिन अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 सॉरी अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो वही होगा, लेकिन संयोजकता क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 8 में से उसको घटा करके लिखेंगे। तो मेरे भाई हम लोग यहां से कहते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि जब भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु में, सबसे बाहरी कक्षा में जो मौजूद होंगे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, वही रह जाएगा। संयोजकता में अंतर आता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे कहता है मेरे भाई कि संयोजकता जो हमारा होता है एक परमाणु की संयोजन क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, आप देखें संयोजन क्षमता कहने का मतलब होता है, संयोजन क्षमता कहने का मतलब मेरे भाई जैसे कार्बन है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन है डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो मेरे भाई बॉन्डिंग के आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं, उसके हिसाब से उसकी संयोजकता लिखी जाती है। तो ये संयोजकता एक परमाणु की संयोजन क्षमता को बताता है, ये बिल्कुल सही है। और एक धातु की जब कभी भी बात करते हैं तो धातु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है जनरली। और धातु के बाहरी कक्षा में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। लेकिन धातु के बाहरी कक्षा में कितना होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और जब धातु के केस में ये चीज लागू होता है मेरे भैया, किसके केस में लागू होगा, ये धातु के केस में ये चीज लागू होगा। और ये कहां लागू होगा, तो ये जनरली हमारा अधातु के केस में हमारा जनरली हम बोल रहे हैं। तो मेरे भाई धातु के लिए हमारा संयोजकता आमतौर पर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे धातु के लिए तो ऐसा हमारा होगा, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वही होंगे। और जनरली धातु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमारा 1 2 3 4 तक ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। 4 से जैसे ही ज्यादा होगा वो अधातु की श्रेणी में चला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही था, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, प्लाज्मा झिल्ली। और दूसरा हमारा क्या, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, ये कोशिका के बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका में कुछ पदार्थों के प्रवेश और निकास को कंट्रोल करता है, पदार्थ उससे जाता भी है और पदार्थ उससे बाहर आता भी है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उसको निकास की अनुमति देती है, जबकि अन्य की गति को क्या करता है, रोक देता है।
तो आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और इसीलिए इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं कि ये जाने भी देता है और आने भी देता है और उसको कंट्रोल भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगला कहता है मेरे भाई जंतु उत्तक के बारे में बताइए कौन सा हमारा यहां पर गलत है। अब देखिए जंतु उत्तक आप किसको कहते हैं, अगर कहीं पर आपको जंतु उत्तक की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है ये एनिमल, ये आपको एनिमल ये आपको एनिमल टिश्यू की बात कर रहा है। जंतु उत्तक कहने का मतलब ये आपसे एनिमल टिश्यू की बात कर रहा है। और जब एनिमल टिश्यू की बात करता है मेरे भाई, तो हम लोग को इसको थोड़ा इधर भी देखना है। तो जब इधर देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक की बार अगर बात करते हैं, एनिमल टिश्यू में संयोजी उत्तक भी हमारा आता है, ये संयोजी उत्तक भी हमारा आता है। और जो संयोजी उत्तक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन सा होगा, तो याद रखना मेरे भाई, अगर इसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा बोन होगा, हड्डी होगा, हमारा ब्लड होगा यानी कि रक्त होगा, बिल्कुल सही है। लिम्फ के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो आज इस क्वेश्चन में आपको लिम्फ का डिटेल एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। लिम्फ हो गया। एडिपोज टिश्यू जिसमें वसा का संग्रह होता है, ये भी टिश्यू आपका होता है। इसके अलावा मेरे भाई कार्टिलेज होता है जो कि लचीला होता है, कार्टिलेज नहीं तो ये सब मुलायम होता है। तो ये सब संयोजी उत्तक है। तो इसी में ब्लड की बात कर रहा है, रक्त की बात कर रहा है, कह रहा है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है क्या, बिल्कुल ये सही है, गलत को खोजना आंसर के लिए। और दूसरी बात है जो हड्डी है मेरे भाई, बोन यानी हड्डी, ब्लड मतलब रक्त, ये दोनों के दोनों संयोजी उत्तक है, ये भी सही है। अगला आता है मेरे भाई पेशीय उत्तक की हम बात करते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू होता है हम उसकी बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू हमारा होता है जिसको हम लोग पेशी उत्तक कहते हैं, जिसको हम लोग पेशी उत्तक कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इस पेशी उत्तक में केवल स्वैच्छिक क्रियाएं होती, ये कह रहा है, यहां केवल लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। जो पेशी उत्तक होता है ना उसमें ऐच्छिक क्रिया भी होती है और अनैच्छिक क्रिया भी होती है। कुछ पेशी उत्तक ऐसे होते हैं जिसमें अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे कि मान लेते हैं आपका हार्ट धड़कते रहता है, तो जो कार्डिक मसल्स हैं वो अनैच्छिक क्रिया करता है। और कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे हाथ वगैरह में होते हैं, जो हम अपने हिसाब से इच्छानुसार उसको मूवमेंट देते हैं। तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि जो मस्कुलर पेशी उत्तक होता है ये कैसा होगा, वॉलंटरी के साथ इनवॉलंटरी भी होगा, यानी कि मेरे भाई ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होगा। यानी आप ये कह सकते हैं, इसको आप सीधा कह सकते हैं वॉलंटरी की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉलंटरी के साथ साथ इनवॉलंटरी भी होता है। वॉलंटरी के साथ ये क्या होगा, तो कहेंगे इनवॉलंटरी भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी मेरे पास स्वैच्छिक ऐच्छिक भी होगा तो अनैच्छिक भी होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये ऐच्छिक भी होता है, साथ साथ ये अनैच्छिक भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ ऐच्छिक होंगे तो कुछ अनैच्छिक भी होंगे। यहां क्या कह रहा था कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो केवल स्वैच्छिक ही होता है, केवल ऐच्छिक ही होता है, ये गलत है। जब यही गलत है तो मेरे भाई यही आंसर करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर गलत आंसर हो जाएगा, जिस तरीके से आपको गलत पूछा था। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं साइंस का। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस बार हम आपसे कहते हैं कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद मेरे साथ एनालिसिस में भाग लीजिए। देखिएगा आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। इसलिए ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट देना है और साथ साथ डिस्कशन तो डेली करना ही है। अगला कह रहा है बताइए कौन सा हमारा क्या है, तो कहेंगे जल चक्र के लिए सही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वाष्पीकरण क्या, जल चक्र कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ठोस से बर्फ से पानी बनेगा, पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प से पानी बनेगा, और फिर पानी से बर्फ बनेगा। तो इसका अपना एक लाइफ साइकिल चलता है, इसका अपना एक साइकिल चलता है, उसी की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, वाष्पीकरण की जो प्रतिक्रिया होती है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो द्रव होता है वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, तो वाष्प बन जाता है, इसी को वाष्पीकरण कह देते हैं। दूसरी बात, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये सतही प्रक्रिया होती है, ये सतही प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। सतही प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। और द्रव के सतह पर होती है, सतही प्रक्रिया होती है, द्रव के सतह पर होता है, ये द्रव के अंदर कभी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पर होता है और वेपोराइजेशन हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मेरे भाई ये तो हमारा हो गया। और दूसरी बात, अगर आपसे संघनन की अगर बात करता तो इसी का जस्ट उल्टा हमारा संघनन होता है, इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा संघनन होगा।
तो अगर संघनन की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, अगर ये द्रव से वाष्प बना है तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, तो वाष्प से अगर द्रव बन जाता है तो उसको संघनन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। और तीसरा हमारा प्रेसिपिटेशन की हम बात करते हैं मेरे भाई, तीसरा हमारा क्या तो कहेंगे, यहां पर हम प्रेसिपिटेशन की हम बात करते हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये प्रेसिपिटेशन होता है। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहते हैं बर्फ का गोला, बर्फ का ओला गिरता है, इस बात को ध्यान रखना। बर्फ या ओला सब जो होता है, बर्फ या ओला सब जो होता है देखिए गिरता है, बर्फ या ओला सब जो होता है उसी को प्रेसिपिटेशन हम कहते हैं, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है, जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ये जल है और ये वाष्प है, जल किस में, तो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला संघनन, उसी का जस्ट उल्टा। संघनन में क्या होगा, तो जो जल है, सॉरी जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प हमारा ये पूरा वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, किसमें, तो द्रव में। तो मेरे भाई ये कुल मिलाकर के जस्ट उल्टा हो गया, सही है। प्रेसिपिटेशन जो हमारा होता है मेरे भाई, जब भी प्रेसिपिटेट हमारा होता है तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये आपको ठोस के रूप में प्रेसिपिटेट ऊपर से नीचे गिरता है, बर्फ ओला वगैरह गिरता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये भी हमारा प्रेसिपिटेट कहते हैं, ये भी हमारा सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, आप जाइए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। आगे चलते हैं, अगला है एक उत्तल दर्पण के वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उससे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन है कि नहीं, ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर करके बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने में दर्पण की बात आती है, गौर समझिएगा, दर्पण की बात आती है तो एक तरफ हमारा उत्तल दर्पण होता है, एक तरफ हम लोग उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। ये कौन सा दर्पण है, तो हम गोलीय दर्पण की बात करें, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो पार्ट्स, एक उत्तल दर्पण, एक हमारा अवतल दर्पण होता है। मामला यह है मेरे भाई कि जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो ये हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। ये हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमेशा सीधा होता है। और कोई सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव में उसका आता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, उत्तल दर्पण का एक और खासियत क्या है, ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है। ये हमेशा क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज ही बनाता है, इससे बड़ा इमेज नहीं बनता, इससे बड़ा बड़ा आकार का इमेज नहीं बनता। हमेशा लग गया ना, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का ये निर्माण करता है, हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा करके इमेज को ये बनाता है। और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश को क्या करता है, कहेंगे प्रकाश को फैलाता है। जहां भी प्रकाश को फैलाने की बात आएगी तो आप इसी का यूज करेंगे। ये प्रकाश को फैलाते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन अगर अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, और ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह कहीं जमा करता है, और इसी के लिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन यहां पर मेरे भाई वास्तविक के साथ काल्पनिक दोनों इमेज बनता है। यहां पर वास्तविक भी बनेगा और साथ में काल्पनिक भी बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वास्तविक के साथ काल्पनिक दोनों इमेज बनता है। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा इमेज बनता है, और अगर उल्टा हो गया तो आवर्धन की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होगी। और इसी केस में अगर काल्पनिक होगा तो कहेंगे सीधा इमेज बनेगा, और अगर सीधा इमेज बनेगा तो आवर्धन की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, इसमें छोटा भी इमेज बनता है, इसमें बड़ा भी इमेज बनता है, और इसमें समान आकार का भी इमेज बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, पहले असर्शन में देखते हैं सही है कि नहीं। उत्तल दर्पण वाहन के पश्च दृश्य यानी कि रियर व्यू को देखने के लिए उत्तल दर्पण मेरे भाई ऐसा लगाएंगे, उत्तल दर्पण ऐसा लगाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण तो प्रकाश को फैलाता है। तो उत्तल दर्पण जब प्रकाश को फैलाता है रियर व्यू में इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटे से मिरर में आप ऐसे देख सकते हैं कि पीछे कितनी सारी गाड़ियां आ रही है, या पीछे से कितनी सारी गाड़ियां कितनी स्पीड से आ रही है। आप आसानी से जो है बहुत सारी गाड़ियां को देख सकते हैं इतने छोटे से मिरर में, क्योंकि वो प्रकाश को फैलाता है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही है कि उत्तल दर्पण हमारा रियर व्यू के लिए इस्तेमाल होता है गाड़ी में, ये एकदम सही है। और क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये क्या करता है, तो प्रकाश को फैलाता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ये व्यापक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा तरह ये दिखा सकता है। और ये छोटा इमेज बनाएगा, सीधा बनाएगा, हमेशा सीधा इमेज बनाता है। मेरे भाई कारण भी सही है और यहां कथन भी सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन ये सही कह रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कहिए कैसे मेरे भाई, रियर व्यू में क्यों लगाते हैं, क्योंकि
ये प्रकाश को फैलाता है, दृष्टि क्षेत्र को बड़ा कर देता है, ताकि आप आसानी से बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए आंसर करेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ की बात करता है। मेरे भाई हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? घरेलू विद्युत परिपथ की आपसे बात कर रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ की बात कर रहा है, सॉरी, घरेलू विद्युत परिपथ की ये आपसे बात कर रहा है। और जब घरेलू विद्युत परिपथ की बात करता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर बोला क्या कि उपकरण को कह रहा है कि आमतौर पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये गलत है मेरे भाई। ये इसलिए गलत है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप लगाते हैं, अगर किसी भी उपकरण को आप लगाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे लगाते हैं? तो मेरे भाई इसको हम लोग पैरेलल भी लगाते हैं, इसको हम लोग पैरेलल भी लगाते हैं, और इसको हम सीरीज में भी लगाते हैं आवश्यकता अनुसार। से पैरेलल में कहिएगा तो किसको लगाते हैं? तो पैरेलल में मेरे भाई जैसे वोल्टेज को मापना होगा तो हम वोल्ट मीटर, एक हमारा यंत्र है, इस वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में हम किसको लगाते हैं? तो मेरे भाई श्रेणी क्रम में लगाते, जैसे आमीटर हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर एमीटर हो गया हमारा, जैसे हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, जैसे हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा का उपकरण, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूज हमारा हो गया, ये भी सीरीज में हमारा लगता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए मेरे भाई, पैरेलल में भी लगता है और सीरीज में भी लगता है। और यहाँ पर आपको क्या करा है कि उपकरण आमतौर मतलब जनरली श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जो कि गलत हो गया, जो कि गलत हो गया। हम लोग कहेंगे सीरीज में भी लगाते हैं, पैरेलल में भी लगाते हैं। करंट को मापना होता है किसी वायर में तो आमीटर को कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट की दिशा का पता लगाते हैं तो ये भी सीरीज में जोड़ते हैं। फ्यूज को भी हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। लेकिन अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज को अगर मापना होता है तो मेरे भाई उस सर्किट के साथ, तार के साथ में समानांतर क्रम में जोड़ करके पता लगाते हैं। ठीक है, उसके पीछे और भी रीजन होता है। अगला कहता है कि एक फ्यूज जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो सुरक्षा का उपकरण माना जाता है, जो ओवरलोडिंग के मामले में परिपथ को तोड़ देता है और करंट के फ्लो को रोक देता है, मेरे भाई इस फ्यूज को आप कैसे जोड़ते हैं? तो इस फ्यूज को मेरे भाई आप सीरीज में जोड़ते हैं, ये सही है। एक फ्यूज, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। यहां पर पूछा किसके बारे में आपको मूल्यांकन करना और कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये अपने हिसाब से सही है। अगला कहता है कि जो अर्थिंग हम लोग करते हैं मेरे भाई, उसका उपयोग धातु के आवरण वाले उपकरण के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में हमारा काम करता है। अर्थिंग अगर देखिए तो झटका कम लगेगा, और अगर अर्थिंग नहीं दीजिएगा तो झटका जोड़ कर लगता है। आज के डेट में आप देखिएगा जनरली आप हर जगह बोर्ड में देखिएगा 3 पिन का इस्तेमाल होता है, और जो 3 पिन का आपका इस्तेमाल होता है उसके पीछे काउज है मेरे भाई। आप 3 में देखेंगे, एक यहाँ छेद, 2 यहाँ छेद होता है। 3 पिन तो कुछ ऐसा ही होता है, शायद आप लोग जानते होंगे मेरे भाई। मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग चार्जर लगाते हैं, तो इसमें ये वाला जो होता है ना, इसको अर्थिंग कहते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे एक हमारा गर्म तार होगा, एक हमारा गर्म होगा, तो एक हमारा गर्म होगा तो एक हमारा ठंडा वाला होगा, एक हमारा गर्म होगा तो एक हमारा ठंडा होता है। लेकिन ये अर्थिंग है। पहले के जमाने में जनरली क्या होता था कि कोई भी अगर प्लग वगैरह होता तो उसमें दो ये को होता था, एक गर्म होता था और एक हमारा ठंडा होता था। तो मेरे भाई गर्म और ठंडा, इसमें अर्थिंग नहीं है। यहाँ अर्थिंग है, यहाँ अर्थिंग नहीं है। अगर अर्थिंग नहीं है तो इसमें झटका, अगर आप कहीं से करेक्शन अगर थोड़ा भी हो गया आपके बॉडी में तो यहाँ जोरदार झटका आपको लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अर्थिंग कर दिया जाता है तो बहुत सारे करंट जो होते हैं वो अर्थ करके हमारे पृथ्वी में चले जाता है। तो ये अर्थिंग का हमारा होता है मेरे पे, तो यहाँ झटका कम लगता है, यहाँ झटका ज्यादा, यहाँ झटका कम लगता है। तो आपको ध्यान रखना कि अर्थ वायर का उपयोग धातु के आवरण वाले उपकरण को सुरक्षा उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चूंकि झटका कम लगे। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए, चूंकि सही आपसे पूछा गया था, पहला गलत हो गया था। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे जल्दी से। कह रहा मेरे भाई कि फ्लेमिंग की अगर हम बात करते हैं, कई बार बता भी चुके हैं और आपको आंसर करना भी चाहिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। फ्लेमिंग की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इसमें लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसके लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करते हैं और इसके राइट हैंड रूल की अगर हम बात करते हैं, तो एक लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मेरे भाई ये होता है जिससे बल का डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये हमारा किसका, तो कहेंगे यहाँ पर बल की दिशा, ये फोर्स के डायरेक्शन को अंगूठा बताता है। और ये जो हमारा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 3 उंगली लेना, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, ये कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। और तीसरा ये करंट को बताता है। और फोर्स, फील्ड तथा करंट की अगर बात करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होता है।
तीनों कैसा होगा, तीनों मेरे भाई एक दूसरे पर ये लंबवत होता है, तीनों लंबवत होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इससे फोर्स के डायरेक्शन का पता चलता है, चुंबकीय बल के बारे में पता चलता है, चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। लेकिन अगर हम लोग राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड अब अपना यूज कीजिए, और इसको, इसमें भी अंगूठा हमारा ऊपर ही होता है। यहां अंगूठा फोर्स को बताता, तो यहां अंगूठा मेरे भाई गति को बताता है, मोशंस को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। तो राइट हैंड रूल से कभी भी हम बल को नहीं बता सकते हैं, बल के डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकते हैं। बल की दिशा कहां से, तो लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मेरे कंडक्टर में जो गति होता है उसकी दिशा के बारे में पता चलता है, और जो इधर हमारा फील्ड होता है, ये इधर हमारा फ्लक्स हो जाता है, और इधर जो हमारा करंट है ये हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, ये हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और इंड्यूस्ड करंट कहने का मतलब है मेरे भाई, इसको प्रेरित धारा कहते हैं हिंदी में। तो अगर कहीं पर भी प्रेरित धारा, प्रेरित ईएमएफ दिख जाएगा तो राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे चलना। अब चलते हैं यहां पर मेरे भाई, फ्लेमिंग का क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कि फ्लेमिंग के साथ दक्षिण हस्त नियम लिखा हुआ होना चाहिए। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, यानी इसकी बात अगर करता है दक्षिण हस्त नियम, क्या ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है? बिल्कुल ही नहीं मेरे भाई। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बल की दिशा को बताता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एफ हमारा फोर्स है, वो फोर्स के डायरेक्शन का पता लगाता है, तो वो लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। राइट हैंड रूल की बात कर रहा है यहां पर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए सही है, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हम बात कर रहे हैं। ये किसके लिए सही है, तो मेरे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए सही, इस बात को ध्यान रखना, जिससे बल की दिशा के बारे में पता लगाते हैं। दूसरी, अगर ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा, तो हमने पहले ही बोल दिया था प्रेरित धारा के लिए राइट हैंड रूल होगा, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला कहता है यह एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग रूल से पता नहीं कर पाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम लोग मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं। इसके लिए कौन सा रूल पढ़ते हैं? मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं। और याद रखना कि मैक्सवेल रूल को हम लोग सिंपल राइट हैंड रूल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लिखेगा, यहां सिंपल राइट हैंड रूल लिखेगा, और इसी को हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल भी हम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये भी फ्लेमिंग से रिलेटेड, हमारा राइट हैंड से नहीं है, तो एक ही हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड से था, तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला आपको मेरे भाई बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और इससे क्वेश्चन क्या होंगे। बताइए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर, नेहा जी। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए एक बार। मुरली सागर कहाँ खोए हो? एक बार इस क्वेश्चन क्या करके आंसर बताइए। गलती तो नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए कहते हैं आसान चीज लोग गलती करते हैं, और आपको आसानी चीज गलती नहीं करना है। एक बार आसान क्वेश्चन को गलती करना बंद कर दीजिए। आसान क्वेश्चन अगर आपका गलत होना बंद हो जाएगा, समझिएगा कि आपका मार्क्स एक्यूरेट आएगा। टफ क्वेश्चन सबके लिए बराबर होता है, आसान क्वेश्चन जो गलती कर देता वही, याद रखना मेरे भाई, हमेशा वही सिलेक्शन से बाहर होता है। इसलिए आसान क्वेश्चन को जिंदगी में कभी गलती मत करना, इसलिए आसान क्वेश्चन पर प्रैक्टिस उतना ही करना है जितना आप टफ के लिए सोचते हो हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बताइए ये क्या हमारा असर्शन सही है या नहीं है, उसका रीजन ये करेक्ट है या नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर जिंक सल्फ्यूरिक, जिंक की बात कर रहा है, और ये किसके साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहते हैं, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो मेरे पे हम कहेंगे ZnSO4 का निर्माण करेगा, और इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्या रीजन है कि ये हमारा पॉसिबल है? हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, जो जिंक हमारा होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, तो कहेंगे हाइड्रोजन से। इसीलिए ये जिंक क्या करेगा मेरे भाई, तो इसको धक्का देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बेचारा यहां से निकल करके बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपको मिल गया। वैसे भी जिंक हमारा क्या, तो धातु है, और धातु जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखना हमेशा हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करता है। तो मेरे भाई ये तो हमारा है कि ये सही स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जो जिंक हमारा होता है, जो जिंक हमारा है अभिक्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कहने का मतलब जो जिंक हमारा है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, तो हाइड्रोजन से, इसलिए ऐसा संभव है। तो मेरे भाई ये कारण जो है ये कहीं ना कहीं सही स्पष्टीकरण भी इसका दे रहा है, तो हम कहेंगे असर्शन रीजन दोनों सही है। और इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो हम कहेंगे रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे करके भी बता रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा के बारे में आपसे पूछा गया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने में बेकिंग सोडा की अगर बात करता है तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है
NaHCO3 जिसको हम लोग कहते हैं। अगर बेकिंग सोडा की हम बात करते हैं मेरे में, तो ये प्योर फॉर्म में हमारा होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होगा, तो ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आप देखते होंगे अगर किसी को चींटी काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है, तो उसको फॉर्मिक एसिड चला जाता है बॉडी में, तो वहां पर बेकिंग सोडा का लेप लगाते हैं तो जाकर के न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर एसिड गया है तो एसिड को कौन काटेगा, तो क्षार काटेगा, तब वहां पर एसिड को क्षार कौन काटता, तो कहेंगे यही बेकिंग सोडा का लेप वहां लगाते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कह रहा मेरे भाई ये एक हल्का और संक्षारक क्षारक है। क्षारक मतलब ये बेस है, बिल्कुल सही बात है ये मेरे भाई। ये हमारा क्या, तो नॉन कोरेसिव बेस है। बेस तो है मेरे भाई, ये तो क्षार हमारा है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर ये हमारा क्षार है तो ये एंटा एसिड के रूप में हमारा काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एंटा एसिड के रूप में काम करता है। एंटा एसिड कहने वाला जो एसिडिटी को कम करता है, जो अम्लता को कम करता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, इसका उपयोग हम लोग एंटा एसिड के रूप में भी करते हैं, जो एसिड को कम करता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बेकिंग सोडा हमारा NaHCO3 है, तो याद रखना कि यहां पर सोडियम कार्बोनेट बोले, सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, या फिर आपसे सोडियम कार्बोनेट अगर बोलता है, Na2CO3 कहता है, अगर इसको आप जब भी गर्म कीजिएगा तो याद रखना मेरे भाई, किसी भी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये एक आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए। ये रिलेशंस आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका आता है। चाहे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बोले या सोडियम कार्बोनेट बोले, अगर आप इसको हीट कर दिए, गर्म कर दिए, तो याद रखना ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, किसी भी सूरत में याद रखना। तो ये भी रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में तो ऐसे आपको बताते ही हैं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई ये वही स्टेटमेंट कह रहा है यहां पर। तो जिनका पूरी तरीके से क्लियर होगा उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। और ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर क्या हो गए, तो राइट हो गए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट हो गए और राइट ही पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बताइए हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहला चीज है कि हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई अल्केन की अगर बात करते हैं, तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और अल्केन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, अल्केन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यहां तो CnH2n दे रखा, जो कि गलत है। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर अल्कीन की बात करते हैं मेरे भाई, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और इनमें से कम एक कार्बन कार्बन दोहरा बंद होता है। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर एल्काइन की बात करते हैं, ये संतृप्त नहीं होगा। एल्काइन की अगर बात करते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा, तो कहेंगे ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता अल्काइन में। तो मेरे भाई तिहरा बंद तो ठीक था, लेकिन यहां संतृप्त लिख दिया था, ये गलत कह दिया था, ये गलत है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला है जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की हम बात करते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम लोग खाते पीते हैं, चावल दाल जो भी हमारा होता है, गेहूं चावल वगैरह दाल होता है, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी होंगे, ये सब के सब हमारे कैसे होते हैं, ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ में के अंतर्गत आता है। ये किस में आएगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा, जैव निम्नकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। और उसको जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं जिसको बैक्टीरिया के माध्यम से सरागा सकते हैं, जिसको आप बायोलॉजिकली सरागा सकते हैं, ऐसे समझिए, जिसको आप बायोलॉजिकली सरागा सकते हैं, जिसको आप बायोलॉजिकली सरागा सकते हैं, जिसको आप बायोलॉजिकली सरागा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन जैव निम्नकरणीय पदार्थ में जब सरालाना गलाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, सरा हुआ चीज को ही सरा गला करके खत्म कर देता है। तो ये हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा क्या होगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम कह सकते हैं कि जिसको बायोलॉजिकली आप सरा गला नहीं सकते, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है, प्लास्टिक का बोतल होता है, कांच होता है, इसको आप सरा गला नहीं सकते हैं।
वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। तो हम कहेंगे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरे को जैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरे से अलग किया जाना चाहिए, बिल्कुल अलग किया जाना चाहिए मेरे भाई। दोनों अलग अलग चीज है, एक सड़ता है एक नहीं सड़ता है। तो मेरे भाई ये एक सड़ता है एक नहीं सड़ता है, जब नहीं सड़ता है तो उसको क्या करेंगे, तो जैव निम्नकरणीय कचरा तो कंपोस्ट में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है ये सड़ेगा गलेगा, तो सड़ने गलने के बाद क्या करेगा, तो ये कंपोस्ट बन जाएगा, ये खाद बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो कंपोस्ट बन जाएगा, ये बाद में लास्ट में ये खाद बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे खाद बन जाएगा। तो जैव निम्नकरणीय कचरे कंपोस्ट में बदला जा सकता है, जबकि गैर निम्नकरणीय जो हमारे होते हैं ये कचरे को आप रिसाइकिल या सुरक्षित रूप से निपटान की आवश्यकता होती है, या आप इसको सरा गला नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, उसके लिए बोला गया था। तो स्टेटमेंट तो सही है और रीजन सही बात कह रहा है कि ऐसा कीजिए आप, तभी दोनों अलग होगा। तो मेरे भाई असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आंसर करेंगे हमारा ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे जो दे रखा है, मानव में वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट। वायवीय श्वसन तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बहुत अधिक एनर्जी का निर्माण होता है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, श्वसन क्रिया होती है। अवायवीय श्वसन हमारी मांसपेशी में क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी के दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और आपको असहनीय, आप देखते होंगे आपको थकान फील होता है उसी से। अगला कह रहे कि वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन का वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होगा क्या, वो एथेनॉल होगा। मेरे भाई हम लोग जानते हैं, यहां पर आप जानते होंगे पूरी तरीके से, मान लेते कि ये ग्लूकोज है, C6H12O6 होता है। इसको सराने गलाने के लिए कौन आया, तो ईस्ट आया। ईस्ट को खमीर कहते हैं आप, और ये खमीर क्या, तो एक प्रकार का कवक होता है, इसको सराता गलाता है। ये किसका निर्माण करता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है, और ये C2H5OH का निर्माण करता है, और साथ ही साथ यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे बाहर निकलता है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ईस्ट खमीर के प्रेजेंस में होता है, और ये अवायवीय रिएक्शन यहां पर होता है। यहां अवायवीय रिएक्शन होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहां पर कोई ऑक्सीजन हमारा काम नहीं करता है। यहां कह रहा है कि अंतिम उत्पाद इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इथेनॉल मतलब कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल ये दे रखा है, और ये क्या, ये अवायवीय है कि वायवीय है, यहां वायवीय कह रहा है, हम कह रहे हैं अवायवीय, ई कह रहा है वायवीय। मेरे भाई ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। ये और ये दो सही है। आपको क्या पूछा है, वायवीय और वायवीय श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई पहला और दूसरा सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो कम से कम सही है। आगे चलते हैं, मैथ साइंस दोनों मिलाकर के अगर किसी को टेस्ट देना होता है तो मेरे भाई प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा। मैथ और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर 6 to 8 भी आपको देना है तो आप यहां से मैथ साइंस लेकर के 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन साइंस का 149 रुपया में ही आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। टेस्ट किसी भी सूरत में आप देते रहिए, टेस्ट का डिस्कशन आप करते रहिए, बहुत चीजें की क्लियरिटी आपके सामने आते रहेगी। समय 1 आध घंटा ऐसे चला जाता है, डिस्कशन के साथ अगर आप बिताते हैं तो आपको लगेगा मेरा यूजफुल टाइम गया है, ठीक है, नहीं तो 1 घंटा बीतने में एकदम समय नहीं लगता है किसी को भी। आगे बात करते हैं मेरे भाई, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही ढंग से हार्मोन का वर्णन करता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जब कभी भी यहां पर हार्मोन की बात अगर करता है तो इस हार्मोन के कारण क्या होता है, इस हार्मोन के कारण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जो हार्मोन होता है हमारे शारीरिक विकास में ये हेल्प करता है। मेरे भाई शारीरिक विकास, जो भी हमारे शरीर के अंदर शारीरिक विकास होता है, शरीर में शरीर के शारीरिक विकास, शारीरिक जो विकास होता है, शरीर के जो शारीरिक विकास होते हैं, विकास में ये क्या होता है, कहेंगे यहां पर सहायक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हार्मोन का कोई सिक्रेशन करता है तो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड करता है। याद रखना मेरे भाई, इंडोक्राइन 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 कह रहे हैं हम, इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हम कहते हैं। अगर कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये केवल हार्मोन का सिक्रेशन करते, केवल ये हार्मोन, केवल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। दूसरी बात, अगर कोई इंडोक्राइन ग्लैंड होता है मेरे पास तो ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है, यानी कोई पाइप वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट खून में ही जाकर के मिल जाता है हार्मोन। लेकिन मेरे भाई ये तो हमारा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसी तरीके से आपको समझना है, एंजाइम्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और जो एंजाइम हमारा होता है ये क्या करता है, तो हम कहेंगे पाचन में सहायक होता है। ये किस में, तो कहेंगे ये पाचन में सहायक होता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है ये कहां से होता है, तो एंजाइम का सिक्रेशन मेरे भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है।
ये कहां से होगा? तो ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और याद रखना मेरे भाई, ये हमारा डक्टेड ग्लैंड्स होता है, इसमें पाइप होता है, ये डक्टेड ग्लैंड्स होता है, यानी कि डक्ट के माध्यम से हमारा क्या करता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। तो हमारा यहां पर हार्मोन से रिलेट किया है, तो हार्मोन से रिलेटेड तो ये आंसर करना है आपको। तो मेरे भाई, ये वे रासायनिक संदेशवाहक जो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट करता है, बिल्कुल सही बात है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेट करता है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं, सही है। अगला कहता है मेरे भाई कि इसमें क्या होता है, डक्टिलस ग्लैंड होता है, यानी कि पाइप नहीं होता है, ये डायरेक्ट खून में जाके मिल जाता है हार्मोन। तो वे सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और लक्ष्य अंगों तक पहुंच जाते हैं। जरा कहता है इंसुलिन हमारा क्या, तो हम कहेंगे हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या, तो हमारा हार्मोन है। मेरे भाई, इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन के उदाहरण है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो इसमें करना क्या था, इसमें मेरे भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए ना। तो इसमें दिक्कत क्या है, आगे चलते हैं। अगला फिर से दे रखा आपको एसर्शन रीजन, कहता है कि एक वस्तु का संवेग क्या होता है। तो जब कभी भी मेरे भाई कोई वस्तु है तो उस वस्तु का अपना द्रव्यमान होगा, उस वस्तु का अपना वेग होगा, तो इस वस्तु का संवेग कितना होगा। तो संवेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। उसी का द्रव्यमान उसी के वेग से गुना कर दीजिए, संवेग निकल जाएगा। तो पहला तो हमारा एसर्शन सही कह रहा है। आगे कहता है कि मेरे भाई संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो किसी का भी संरक्षण अगर बोलेगा ना, तो उसमें ना तो लॉस होगा ना उसमें गेन होगा, ना तो उसमें लॉस होगा ना तो उसमें गेन होगा, उसी को संरक्षण कहते हैं। अगर ऊर्जा संरक्षण किएगा तो ऊर्जा में ना तो लॉस, ऊर्जा में ना तो गेन। संवेग संरक्षण किएगा तो संवेग में ना तो लॉस, संवेग में ना तो गेन। मास संरक्षण किएगा तो मास में ना तो लॉस, मास में ना तो गेन। तो यहां पर मेरे भाई वही बोल रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एक पृथक प्रणाली में कुल संवेग जो होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। कुल संवेग जो संवेग होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, लेकिन यहां पर इन दोनों का इस एसर्शन के बारे में रीजन जो दे रखा है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन यहां पर सही स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। यहां पर इसलिए कहेंगे दोनों सही है, एसर्शन रीजन दोनों सही है, और यहां रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा एसर्शन का नहीं दे पा रहा है। अगला कहता है मेरे भाई इको की बात करता है, और इको के बारे में तो हमने आपको कई बार बता रखा है। मेरे भाई मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, कि जब भी इको की बात आती है तो इको में क्या होता है, इसके लिए कंडीशन है कि ध्वनि का परावर्तन इसमें होता है। इसमें ध्वनि का अपवर्तन नहीं कहेंगे, ध्वनि का क्या कहेंगे, तो परावर्तन होता है। ये गलती से अपवर्तन मत मार दिया, ध्वनि का परावर्तन टकरा करके वापस आता है, जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम आता है, तो इको होता है। दूसरी कंडीशन हम आपको बताए थे कि हमारा इको तब होता है जब टाइम हमारा ड्यूरेशन हमारे कान में कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि 0.1 सेकंड तक अगर हमारे कान में रहता है उसको हम लोग इको कहते हैं। तो दो बात क्लियर हो गया। तीसरी बात मेरे भाई, इको के लिए और जरूरी क्या चीज है कि जो दूरी होना चाहिए जहां से साउंड निकली है और जिस दीवार से जाकर टकराई है, उस दीवार और उस आदमी के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग आपको 16.5 मीटर का होना चाहिए, नहीं तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर 17 मीटर से दूरी कम हो गया तब फिर आप कहेंगे इको नहीं होगा, प्रतिध्वनि नहीं होगा, तब आप उसको अनुरणन कहते हैं या फिर उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं, याद कीजिएगा। तो मेरे भाई ने आपको, हमने रिवर्बरेशन के बारे में भी बताया था, याद कीजिएगा। आपको मैंने रिवर्बरेशन के बारे में मैंने बताया, अनुरणन जिसको हम लोग कहते हैं। आपको मैंने रिवर्बरेशन जिसको आप अनुरणन कहते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत तरीके से बताया, अनुरणन के बारे में बताया है। इसके लिए जो दूरी हमारा होना चाहिए, जहां से निकला साउंड और जिस दीवार से जाकर टकराया, उन दोनों के बीच में जो दूरी होना चाहिए मेरे भाई, वो ग्रेटर देन हमारा, सॉरी लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 17 मीटर अगर है तो वहां पर ये चीज आता है। और दोनों का लगभग एक ही जैसा होता है, इसमें भी आवाज गूंजता है, इसमें भी आवाज गूंजता है, इसमें बार बार आवाज गूंजता है, इसमें थोड़ा कम आवाज। इसमें मेरे भाई ध्वनि का परावर्तन एक बार होता है, जबकि यहां पर हमारा ध्वनि का परावर्तन लगातार होते रहता है। ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां पर होता है, यहां पर ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि का यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बार बार वही आवाज गूंजता है। तो मेरे भाई इको के लिए ध्वनि के परावर्तन के कारण होगा, बिल्कुल अपवर्तन नहीं, परावर्तन। और एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में जो न्यूनतम समय अंतराल हमारे कान में रहना चाहिए 0.1 सेकंड, ये सही है। अगला कहता है कि जो नरम सतहें होती है वो अच्छी परावर्तक होती है, अच्छी परावर्तक नहीं होती मेरे भाई। नरम सतह, हार्ड सतह अच्छी परावर्तक, नरम सतह अच्छी परावर्तक नहीं है। जो हार्ड सरफेस होगा ना उसमें ज्यादा साउंड गूंजता है, इस बात को ध्यान रखना। ये नरम सतह अच्छी परावर्तक होती, गलत है।
तो हार्ड सतह, जो कठोर सतह होता है, वो अच्छी परावर्तक होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही था, ये सही था, ये गलत हो गया ना। जब ये गलत हो गया तो आंसर करना है कि कौन सा सही है। तो बताइए मेरे भाई, पहला और दूसरा सही हो जाएगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी आवर्त सारणी की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा आवर्त होता है जिसमें हम लेफ्ट से किधर जाना चाहते हैं, तो राइट जाना चाहते हैं। लेफ्ट से हम राइट जाना चाहते हैं, और ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। तो जब आप लेफ्ट से राइट अगर जाते हो, या फिर अगर आप ऐसे देखिए, अगर आप डाउन द ग्रुप नीचे की ओर आते हो, तो याद रखना मेरे भाई यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब होता है कि सेल की संख्या बढ़ती है। सेल की जो संख्या है वो बढ़ती है, और जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी हमारा बढ़ता है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर डाउन द ग्रुप अगर आप आते हैं तो याद रखना वैलेंसी एक समान होता है। किसी भी एलिमेंट का, एक ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी एक समान होता है। वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब में होते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो याद रखना, अगर यहाँ एटॉमिक साइज बढ़ा है तो यहाँ एटॉमिक साइज क्या होगा, कहीं यहाँ पर घटता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां जो वैलेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, यहां पर तो वैलेंसी एक समान होगा, लेकिन इधर की ओर जाएंगे तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंसी बढ़ता है। यहां पर वैलेंसी हमारा बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर वैलेंसी हमारा बढ़ता है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं आवर्त की बात कर रहा है, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट आने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। एटॉमिक साइज घटेगा तो त्रिज्या भी घट जाएगी, क्योंकि त्रिज्या घटेगा तो साइज घटेगा। अगला कहता है कि एक समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे इधर की ओर नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर वैलेंसी बढ़ती है बोला गया। हम कह रहे हैं कि वैलेंसी एक समान रहेगी, वैलेंसी एक समान रहेगी ऊपर से नीचे जाने, यहां कह रहा है कि वैलेंसी बढ़ती है, गलत दे रखा है। एक आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी इस पर आप चलिए, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। हम लोग जानते हैं प्रेडिक्टेबल में उधर धातु होता है तो उसका धात्विक गुण ज्यादा होगा, और इधर अगर आते हैं तो अधातु होता है प्रेडिक्टेबल में, इसका मतलब धात्विक गुण इधर हमारा कम होगा और धात्विक गुण मजबूत होगा। तो मेरे में लेफ्ट से राइट आने पर धात्विक गुण हमारा घटता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें से एक गलत था, दो सही स्टेटमेंट था, गलत को खोजना था, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत क्या, आगे चलते हैं। अगला फिर से दे रखा है आपको, डिटर्जेंट के बारे में बोला गया। जो डिटर्जेंट हमारा होता है मेरे भाई, जानते हैं कि हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़ा वगैरह की धुलाई करने के लिए करते हैं। तो डिटर्जेंट हमारा ऐसा होता है, इसका इस्तेमाल हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट जिसको आप मान लेते हैं, मार्केट में जो निरमा पाउडर वगैरह मिलता है, आप सर्फ का पाउडर खरीद के लाते हैं, वो सब क्या है, डिटर्जेंट है। निरमा क्या उसका ब्रांड है, सर्फ एक्सेल जो आप पढ़ते होंगे वो उसका ब्रांड है। तो हम लोग कहेंगे डिटर्जेंट जो हमारा होता है, चाहे पानी हमारा हार्ड हो चाहे पानी हमारा सॉफ्ट हो, दोनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन साबुन ऐसा नहीं होता है, साबुन हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देगा और साबुन सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देता है। इसलिए साबुन सॉफ्ट वाटर के लिए यूज होता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए यूज होता है। तो मेरे भाई डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, ये कठोर जल में भी प्रभावी होता है, ये बिल्कुल सही है। और ये आप जान लीजिए, हम डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट का मतलब अपमार्जक होता है, इसका मतलब अपमार्जक होता है। तो मेरे भाई ये कठोर जल के लिए भी हमारा होता है। ये कहां के लिए होगा, तो कहेंगे ये हमारा कठोर जल के लिए, हमारा कठोर जल के लिए भी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कठोर जल में भी उपयोगी होगा। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखना, जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, जिसको आप मृदु जल कहते हैं, जिसको आप मृदु जल कहते हैं, उसके लिए भी हमारा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर हम यहां पर सोप की बात करते हैं, अगर हम यहां पर साबुन की बात करते हैं, जो साबुन हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई, याद रखना ये केवल और केवल किसके लिए, तो केवल मृदु जल के लिए इस्तेमाल होता है। केवल मृदु जल के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना, केवल मृदु जल के लिए इस्तेमाल होगा। याद रखना मेरे भाई, ये कठोर जल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये कठोर जल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो नहीं होता है, इस बात को ध्यान, दोनों में अंतर बस ये होता है। और दूसरा कारण यहां कह रहा है कि अपमार्जक जो है कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल। तो मेरे भाई ये सही है और ये कारण भी उसका सही दे रहा है। इसलिए कठोर जल में भी ये क्या करता है, तो कहेंगे आसानी से काम कर लेता है, क्योंकि यहां अवक्षेप नहीं बनता है, कोई ठोस
चीज नहीं बनता है यहाँ पर। लेकिन हमारा अगर सॉफ्ट की अगर बात करेंगे, अगर हम इसकी साबुन की अगर बात करें, तो ये हमारा अवक्षेप बना देता है। तो मेरे असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन देकर के भी आगे जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर जब कभी भी बात होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे भाई कैसा होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो उसके अभिकारक में, उत्पाद में नहीं, अभिकारक में रिएक्शन से पहले 2 बार आयंस का आदान प्रदान। कितनी बार? 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार। 2 बार आयंस का आदान प्रदान होगा। कितनी बार होगा? तो 2 बार आयंस का आदान प्रदान होगा। आयन का आदान प्रदान 2 बार होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो अवक्षेप बनता, प्रेसिपिटेट बनता है, ठोस पदार्थ के रूप में उत्पाद बनता है। और तीसरा है, अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो याद रखना वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होता है। तो मेरे भाई ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, और यहां पर सही पूछा गया था, इसलिए आप डी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर डी कहिए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप कहिएगा तो हम आपको दिखा भी देंगे। जैसे हमारा बेरियम क्लोराइड होता है, और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ करा दीजिए। ये 2 बार हमारा क्या होता है कि आयन का आदान प्रदान होगा। एक बेरियम में प्लस, क्लोरीन में माइनस, सोडियम पर प्लस, SO4 में माइनस। अब ये प्लस माइनस में होगा, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, और ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के साथ। तो क्या बनेगा कंपाउंड? तो कहेंगे ये कंपाउंड बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा, और साथ में Na+Cl यानी कि 2NaCl का निर्माण कर लेगा इस तरीके से। तो मेरे भाई ये जो बना इससे, इसको अवक्षेप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, और अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसकी अवस्था कैसी होती? तो इसकी ठोस अवस्था होती है। अवक्षेप की कैसी अवस्था होती है? तो अवक्षेप हमारा ठोस अवस्था में होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये ठोस अवस्था में होती है। और कितने बार आयंस का आदान प्रदान हुआ? तो इधर वाला आयंस इधर गया, तो इधर वाला आयंस इधर आया, तो 2 बार हुआ आदान प्रदान। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ही होता है, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को चलना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है यहां पर कि पुबर्टी एज जो होता है, पुबर्टी एज के बारे में बोला गया। मेरे भाई अगर लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, अगर पुबर्टी एज के दौरान लड़का या लड़की में शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज करते हैं, और जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन अगर चेंज करेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स डेवलप करते हैं, जो कि मेरे भाई मूछदारी वगैरह आना शुरू हो जाता है। लड़कियों में मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह का विकास होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जब पुबर्टी एज आता है तो इस दौरान में हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, और वही हार्मोन लड़का और लड़की में शारीरिक परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्टेटमेंट सही है। अब इसका कारण भी हम जो बोले हैं क्या वही है? कारण कहता है कि ये परिवर्तन जो हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन जो हो रहा है, लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और लड़की में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। और ऐसे हार्मोन, जो हार्मोन उसके शरीर के अंदर क्या करता है? शारीरिक विकास कर देता है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट रीजन दोनों सही है, और इसी की वजह से ऐसा होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव नेत्र का एकोमोडेशन ऑफ पावर की बात करते हैं मेरे भाई। तो एकोमोडेशन ऑफ पावर क्या करता है? तो जो नेत्र लेंस हमारे होते हैं उसकी फोकस दूरी को क्या करता है? एडजस्ट करने का काम करता है। और मेरे भाई जो सिलेरी मसल्स होता है उसको भी क्या करता है? तो ऑपरेट करता है। और उसी कारण हमारा सिलेरी मसल्स हमारा सिकुड़ेगा या फैलेगा, उसी कारण हमारा फोकस दूरी ज्यादा या कम होता है। और यह हमें अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तु को ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षमता प्रदान करता है। यानी कि कभी फोकस दूरी को कम करेगा तो कभी फोकस दूरी को ज्यादा करेगा। इसलिए स्टेटमेंट सभी तीनों सही है। एक विद्युत परिपथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? मेरे भाई आमीटर को जब भी बड़ा जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ते हैं। इसको वायर के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ते हैं। इसको समानांतर क्रम में नहीं जोड़ते, ये गलत लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और इसके बारे में कई बार डिटेल बता चुके हैं। यहां हमेशा श्रेणी क्रम में दे रखा है, जो कि गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, उल्टा लिख दिया है। एक आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। जनरली हमारा एमीटर का काम क्या होता है? अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर का काम होता है विद्युत धारा का मापन करना। इसका काम है कि विद्युत धारा का मापन करना। और विद्युत धारा का मापन तो कभी कोई डिवाइस तभी करेगा जब उसमें विद्युत धारा आएगा। और जब विद्युत धारा आएगा मेरे भाई, तो इसका मतलब उस रजिस्टेंस, उस आमीटर का या उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ज्यादा रीडिंग लेगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा करंट उसमें आएगा, उतना ज्यादा करंट को रीडिंग करके दिखाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई एमीटर होगा तो इसका, अगर प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मेरे भाई? इसका प्रतिरोध मेरे भाई यहां पर कम होना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर आदर्श बोल देगा तो क्या कहोगे?
अब आदर्श कहने का मतलब क्या है, मेरे पे एमीटर का फीलिंग आता है तो करंट मापेगा, ज्यादा करंट को माप सकता है, ज्यादा करंट को तभी मापेगा जो उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी ये फीलिंग आ रहा कि एमीटर है तो प्रतिरोध कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये आदर्श एमीटर है तो प्रतिरोध को जीरो कर दीजिए, ऐसी परिस्थिति में प्रतिरोध को आप जीरो कह दीजिए और करंट यहां पर हमारा बहुत अधिक मेजरमेंट कर पाएगा। तो एमीटर के लिए प्रतिरोध जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, स्टेटमेंट मेरे भाई सही है, और एमीटर के लिए ऐसा होना चाहिए। और इसी का जस्ट उल्टा वोल्टमीटर में होता है, इसी का जस्ट उल्टा वोल्टमीटर में होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं, साइंस जिसका अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका डिस्कशन अभी आप देख पा रहे हैं, वही टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार एप्लीकेशन, सेशन 8 देखिएगा, 141 से लेकर के 160। आज आपका 143वां नंबर सेट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, 144 नंबर सेट का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और उसका डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको दोनों तरफ से फायदा होगा, ठीक है। मेरे भाई पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसमें बताओ क्या बताना है, हर चीज तो लिखा हुआ है और कथन दे रखा है कि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना स्वजन भोजन करते हैं। स्टेटमेंट रीजन दोनों सही है, इसलिए अगर अपना भोजन बनाता है इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। एसर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मेरे भाई लिम्फ के बारे में जो बोला गया यहां पर आपको थोड़ा सा जान लेना है, और ये काम का चीज है और आपको यहां से कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा। और लिम्फ के लिए आपको कुछ चीज नोट करके भी लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर कहां पे है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 के हम पास हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग को यह समझना है मेरे भाई, जो लिम्फ हमारा होता है इसको लसिका द्रव कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लसिका द्रव कहते हैं। आज के बाद याद रखिएगा। और जो लिम्फ होता है ये संयोजी उत्तक के रूप में काम करता है, ये संयोजी उत्तक के रूप में कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और संयोजी उत्तक रूप में कार्य करता है, इसका मतलब संयोजी उत्तक होता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। लेकिन इस द्रव में क्या क्या होता है, तो मेरे भाई इस द्रव में प्रोटीन होता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ क्या होगा, तो इसमें WBC होता है। इसमें RBC नहीं होता है, प्लेटलेट्स इसमें नहीं होता है, इसमें हमारा WBC होता है और प्रोटीन होता है। तो इसमें प्रोटीन होता है और WBC होता है, इसमें प्रोटीन और WBC होता है मेरे भाई, याद रखना। इसमें RBC की अगर बात करते तो ये नहीं होता है, इसमें अगर प्लेटलेट्स की अगर बात करते तो ये नहीं होता है। ये तो ब्लड में हमारा होता है, ये सब हमारा इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता, तो कहेंगे इसमें RBC और प्लेटलेट्स नहीं होगा, इसमें प्रोटीन होगा, इसमें हमारा WBC होगा। तो जो लिम्फ हमारा होता है जिसको लसिका द्रव कहते हैं मेरे भाई, ये पानी जैसा पदार्थ हमारे शरीर सेल से निकलता है। और याद रखना हमारे सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होता है, उसी में लिम्फ पड़ा हुआ रहता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना ये कहां मौजूद होता है, तो अंतर कोशिकीय जो स्थान होता है वहां पर होता है। अंतर कोशिकीय स्थान लसिका द्रव यानी कि लिम्फ से भरा होता है, लिम्फ से भरा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारे सेल में भी क्या है, तो कहीं ना कहीं खाली जगह वगैरह है, वहां पर ये हमारा भरा होता है। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर इसमें WBC है तो WBC का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा पदार्थ होता है, ये रंगहीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। जैसे मान लेते कहीं पर शरीर में आपको कहीं चोट आ जाता है, पहले पानी जैसा पदार्थ निकलता है तब खून निकलता है, तो खून का तो रंग होता है लाल, लेकिन वो पानी का रंग कोई होता है क्या, कलरलेस होता है, इसलिए रंगहीन होता है। लिम्फ कैसा रंगहीन होता है, इसलिए एक रंगीन तरल पदार्थ हमारा जिसमें प्रोटीन, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स होता है। हाँ प्रोटीन होगा लेकिन इसमें RBC नहीं होता है, इसमें प्लेटलेट्स नहीं होता, इसलिए गलत आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यह उत्तक द्रव टिश्यू फ्लूइड से बनता है और लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। ये हमारा टिश्यू फ्लूइड से बनता है, उसी से बनता है और उसी में चला जाता है। और ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है क्योंकि इसमें WBC होता है और वसा का परिवहन भी ये करता है। तो मेरे भाई ये दो स्टेटमेंट सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। कम से कम दो स्टेटमेंट तो सही था, कम से कम दो स्टेटमेंट तो सही था। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा हमारा यहां पर वंशानुगत उपार्जित के बारे में आपसे पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा।
29 नंबर क्वेश्चन पे कहता है मेरे भाई, कहता है कि जो वंशानुगत लक्षण होता है वो डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, डीएनए के परिवर्तन के कारण हम लोग जानते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन आ जाता है, उसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, जो ह्यूगो द वेरिज ने दिया है। तो वही तो है, वंशानुगत लक्षण डीएनए में परिवर्तन होने के कारण होता है और अगली पीढ़ी में ये जा सकता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अनुवांशिकी का बीमारी आपने सुना होगा, अनुवांशिकी का जो बीमारी होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डीएनए में परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है और हम कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकता है। दूसरा, उपार्जित लक्षण किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान होता है और उसको विरासत में नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई लक्षण अगर हमें प्राप्त में हो रहा है तो मेरे भाई वो हमें विरासत में नहीं मिला है, वो हमारे जीवन काल के दौरान, हमारे उपार्जित लक्षण किसी व्यक्ति को जीवन काल के दौरान मिलता है। सही है। अगला कहता है आंखों का रंग एक वंशागत लक्षण है मेरे भाई, सही बात है। जबकि तैराकी का कौशल एक उपार्जित लक्षण है। कोई तैरना सीख जाता है तो उसका अपना होता है, उसने सीखा है वो चीज। तो उपार्जित लक्षण जो था वो किसी के जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है। जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये उपार्जित लक्षण हमारा होता है। हम तैरते हैं, वो उपार्जित लक्षण हमारा है। तो मेरे भाई आपको वही लिखा है कि तैराकी जो होता है वो कौशल एक उपार्जित लक्षण है, जबकि मेरे भाई आंख का रंग जो होता है वो एक हमारा वंशागत लक्षण है। ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर राइट हो गया। इस तरीके से डी करेंगे करेक्ट। आगे चलते हैं मेरे भाई, दे रखा है इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनता है, तो सबको पता होगा। इंद्रधनुष जब भी बनता है तो उसमें 7 रंग दिखते हैं। और 7 रंग हमारा कैसे दिखता है, क्योंकि 7 रंग जब कभी भी दिखेगा तो याद रखना कि उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, साथ ही साथ प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, साथ साथ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। और पानी की जो बूंदें होते हैं उसको प्रिज्म मान लेते हैं। तो इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में होता है। हल्की फुल्की बारिश होती है तब होगा। और सूरज अगर पूरब में होगा तो ये पश्चिम में, सूरज अगर पश्चिम होगा तो ये पूरब में। तो सुबह शाम ये दिखता है। और इसका कारण दे रखा है कि ये अगर विपरीत दिशा में होता है तो इसका रीजन है कि सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोले तो जैसा है वही लिखा हुआ है। और ये जो पानी के बूंद के द्वारा होता है। तो मेरे भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और इसी कारण तो इंद्रधनुष दिखता है। इसका मतलब है दोनों सही है। तो आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओ ना। तो मान लेते हैं कि ये आपको पानी की क्या है, तो बूंद है। तो मान लेते हैं मेरे भाई ये क्या है, तो कहेंगे इसको पानी का बूंद मान लेते हैं, जो कि बारिश में ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। जो कि ओहो, ये मान लेते हैं हमारा क्या, तो कहेंगे पानी की बूंद है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कह दिए, तो ये हमारा पानी की बूंद है। और इन सब चीजों को तो काफी डिटेल में क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में हम बताते ही हैं, आपको समझना मेरे भाई। अगर ये मान लेते कि पानी की बूंद है तो पानी की बूंद में क्या होगा, पूरा पानी पानी भरा हुआ, प्रकाश ऐसे जाएगा। तो जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेगा तो यहाँ पर माध्यम चेंज करेगा, इधर हवा है इधर पानी है, हवा से पानी में घुसेगा, अपवर्तन हो जाएगा और इससे टकराएगा। जिस टकरा करके वापस ऐसे टकराएगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो मेरे भाई यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ पूर्णांत, यहाँ पर हमारा अपवर्तन हुआ और यहां पर क्या हुआ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर यहां पर हमारा क्या होता है, अपवर्तन होगा, फिर यहां अपवर्तन। तो मेरे भाई 7 कलर में दिख रहा है, इसका मतलब वर्ण विक्षेपन तो होगा ही होगा, अपवर्तन भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। और आपको 7 रंग में ये दिख भी रहा है, इसका मतलब वर्ण विक्षेपन भी होगा। और हम लोग ये जानते हैं मेरे भाई, इसी कारण आपको ऐसा दिखता। और जो पानी की बूंद होती है वो प्रिज्म की तरह काम करता है, उसी पर वो प्रकाश पड़ती है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, कल भी बताए थे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पुष्प का जो होता है, तो यहां पर मेल आज पूछा है तो परागकोश और तंतु हो जाएगा, फीमेल अगर पूछता तो ये हो जाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना। मेरे भाई जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता तो ये सारी चीजें होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर केमिकल रिएक्शन कभी भी हुआ, कैसा हुआ, यदि कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होता तो ये पॉसिबिलिटी होता है। सबसे पहला चीज तो आप कहेंगे यहां पर तापमान बढ़ जाता है, इससे तापमान बढ़ जाता है। दूसरी बात, उसकी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो भी बढ़ जाती है, उसका एनर्जी भी बढ़ जाता है, एंथैल्पी भी बढ़ जाता है, उसकी एंथैल्पी में भी परिवर्तन आ जाता है। चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच से दिखाते हैं, इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां से रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, यहां पर रंग में भी परिवर्तन आ जाता है केमिकल रिएक्शन के कारण। चौथा चीज आप ध्यान, पांचवा चीज आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर आपको कहेंगे यहां से कोई गैस, अगर रिएक्शन होगा तो गैस भी बाहर निकलता है, तो यहां से गैस भी बाहर निकलता है। छठा चीज आप जान लीजिए कि इसमें अवस्था परिवर्तन भी होता है, कि द्रव से ठोस, ठोस से द्रव,
केमिकल रिएक्शन के कारण हमारा ऐसा होता है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारी चीजें होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप कहेंगे मेरे पास सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए और डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब उसमें होता है। आगे चलते हैं, लाउडनेस की बात करते हैं। ध्वनि की जो प्रबलता लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा लाउडनेस होगा उतनी ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होती है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो लाउडनेस की हम बात करते हैं, ये लाउडनेस हमारा समानुपाती होता है किसका, हम कहेंगे यहां पर एम्पलीट्यूड का। जितना ज्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा क्या लाउडनेस होता है, साउंड। और दूसरी बात मेरे भाई जो पिच होता है, ये पिच समानुपाती हमारा किसका, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी पाता। और पिच हमारा फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग क्या, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला मेरे पास हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी। कवक क्या करता है, सरीले पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है, जिसको सेप्रोफाइट कहते हैं। अमरबिल जिसको कसकुट्टा कहते हैं, ये हमारा पैरासिटिक प्लांट होता है। तो मेरे भाई इस तरीके से हम कहेंगे ये परजीवी होता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। आगे चलते हैं, लेंस की शक्ति के लिए कौन सा सही है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लेंस के शक्ति की अगर हम बात करते हैं, अगर लेंस की शक्ति की अगर बात करते हैं, लेंस की शक्ति को हम लोग किस में, तो डायप्टर में मेजरमेंट करते हैं, और डायप्टर को डी से दिखाते हैं। और याद रखना, एक डायप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स, इस बात को भी ध्यान में रखना। और पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में फोकस दूरी, 1 अपॉन में फोकस दूरी, ये पावर का फॉर्मूला होता है। और फोकस दूरी यहां पर किस में होना चाहिए, तो ये मीटर में होना चाहिए। तो मेरे भाई कौन सा कथन सही है, तो यह मीटर में मापी गई फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो अगर आपसे शक्ति पूछा, पावर पूछा, तो फोकस दूरी का उल्टा होता है। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, पहला सही है। उत्तल लेंस की शक्ति, अब मेरे भाई यहां पर उत्तल लेंस अवतल लेंस की कहानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लेंस को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लेंस में 2 बात याद रखना, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा कैसा होगा, तो इसको हम लोग अवतल लेंस कहेंगे। तो एक उत्तल लेंस होगा, दूसरा अवतल। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना। और फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव होगा, ये याद ही रखना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा, तो पावर भी इसका नेगेटिव ही होगा। इस बात को किसी भी सूरत में आप याद रखिए। तो मेरे भाई उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होगी, पावर पॉजिटिव होगा, चूंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की जो शक्ति होती है, अवतल लेंस यहां है, उसकी शक्ति पावर नेगेटिव होती थी, ये भी सही है मेरे भाई। इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही है, डी करिए करेक्ट। आगे चलते हैं, आगे में हम लोग बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर किसी को भी करना है क्लासेस, तो ये क्लासेस आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर चल रहा है। और कल तो संडे है, छुट्टी रहेगा। मंडे से फिर ये रेगुलर अपनी क्लासेस अपने रिदम में चलेगी। मंडे से कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई क्लासेस मिस नहीं होगा। और कंप्लीट एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है आपको उसी वे में चलती हुई दिखेगी, ठीक है। और वैसे भी काफी डिटेल में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ा रहे हैं, ताकि जो आपको बोर्ड पे है वो है ही, उसका काफी डिटेल आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। तो उसको आप कीजिए, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करिएगा। मेरे भाई मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्रॉस कराया था, चूंकि मेंडल को मटर का पौधा इजीली मिल गया था और मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध थे। उनके जीवन चक्र में वो छोटा और कई भी यहाँ पर भी विप्रियासी लक्षण थे, यानी कि उसमें 7 लक्षण दिखाई दिए थे उनको। तो उन्होंने ये कराया था मेरे भाई, इसीलिए इसको उन्होंने चूज किया था। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट से, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना डीएनए और उसमें अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड हमारा लवक होता है जो कि प्लांट सेल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। लेकिन याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दूसरी बात, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी मेरे में लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। सही ही पूछा गया तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चलते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको फॉसिल फ्यूल नहीं है। मेरे पास फॉसिल फ्यूल में 3 चीज आप याद रखिएगा। फॉसिल्स फ्यूल में बार बार हम आपको कहते हैं, ये फॉसिल्स फ्यूल की अगर कभी भी बात करता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जिसको आप जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसमें हम कहेंगे हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होगा, इसमें पेट्रोलियम पदार्थ की हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप याद रखिएगा मेरे भाई कि पेट्रोलियम तो होगा ही होगा, इसके साथ कोयला भी होता है, कोल की हम बात करेंगे।
साथ ही साथ आप याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर नेचुरल गैस की हम बात करते हैं। जो नेचुरल गैस हमारा होता है ये सब हमारा फॉसिल्स फ्यूल के अंतर्गत आता है। लकड़ी हमारा फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। धात्विक ऑक्साइड्स आमतौर पर प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। मेरे भाई हमने आपको बोला है कि जितने भी धातु होंगे अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो धातु के ऑक्साइड्स बना लेता है, और धातु के ऑक्साइड्स अगर बनाता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड्स, क्षारीय हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड्स हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स धातु के ऑक्साइड्स हैं, क्षारीय प्रकृति का। ये सब किस प्रकृति का होगा? तो ये क्षारीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? तो मेरे भाई अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अधातु के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? तो ये हमारे अम्लीय हो जाते हैं, ये अम्लीय हो जाते हैं। तो यहाँ धातु के ऑक्साइड्स मेरे भाई बोला गया है आमतौर पर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही है। याद रखने के लिए ऑ फॉर अधातु, ऑ फॉर अम्लीय, इसी का जस्ट उल्टा इसमें सोचेंगे। कारण दे रखा है मेरे भाई, वे जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो ये क्षारीय होते हैं, यहाँ पर अम्ल, अम्ल कैसे बनाएंगे मेरे भाई? अगर कोई धात्विक ऑक्साइड्स हमारा होता है तो ये क्षारीय प्रकृति का हमारा होता है। कैसा होगा? तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये अम्ल नहीं बनाएगा, ये क्षार बनाना चाहिए। ये गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है। कितने नंबर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? फाइनली क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं, और 39 में हमारा क्या कह रहा है कि कथन सही है और कारण गलत है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो क्षार हो गया ना, तो वो अम्ल कैसे बना सकता है? तो आंसर करेंगे बी। आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई कि कौन सा सही ढंग से अंतर बताता? चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि मेरे भाई गति, जबकि वेग का हो सकता है। और औसत चाल हमारा कुल दूरी अपन में कुल समय का डिविजिबल होता है, रेशियो होता है, ये भी सही है। तो यहां पर मेरे भाई इस तरीके से एक से अधिक हो जाएगा। तो आज का जो डिस्कशन है मेरे भाई यहीं पर होता है द एंड। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग लगातार मेहनत करते जाइए, और इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, गलती आपको इजी क्वेश्चंस भी कराता है। इसलिए अलग अलग सेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी असर्शन रीजन का ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, आगे चलकर के असर्शन रीजन का थोड़ा कम क्वेश्चन मिलेगा, और हम और क्वेश्चंस को बारीकी से देखते हैं, उसमें क्या और परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए क्या और बेनिफिशियल होगा, क्या बेहतर होगा, हमेशा करने की कोशिश करेंगे। इजी टफ के चक्कर में कोई कमेंटबाजी, कोई कुछ नहीं करना, लगातार पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आप जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम भी उसके बारे में सोचते हैं कि आपको क्या करा दिया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम लोगों का भी लगे कि टीचर में मैक्सिमम रिजल्ट हम ही लोग ही देते हैं। इसीलिए मेरे भाई अगर मेहनत कीजिएगा आप, हम आपको कंटेंट देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आप बस मेहनत करते जाइए, सफलता श्योर मिलेगी। तो आज की जो क्लासेस है इसको हम लोग यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में।